आज हम BHIC 134 कोड भारत का इतिहास 1707 से 1950 में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है 18वीं सदी का व्याख्या। अब 18वीं सदी की व्याख्या में अब आपको यह समझना हो कि 18वीं शताब्दी में आखिर हुआ क्या था। अब 18वीं शताब्दी किसे कहते हैं, पहले ये तो समझना होगा। 18वीं शताब्दी 1700 से लेकर 1800 के बीच की क्या है, 18वीं शताब्दी है। ठीक, अब देखिए 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषता और उसमें वाद विवाद क्या है, मुगल साम्राज्य और इसका पतन, और 18वीं सदी का प्रारंभ में और क्षेत्रीय राज व्यवस्था के उद्भव का साझा सामाजिक संदर्भ इसमें यूनिट में रूपरेखा है। ठीक, अब हम समझते हैं कि देखो 18वीं शताब्दी में देखो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उसी के बाद से मतलब मुग़ल माना जाता है कि मुग़ल शासन का पतन स्टार्ट हो चुका था। उसी समय मुग़ल शासन का पतन स्टार्ट हो चुका था। अब देखो भारतवासियों के लिए 18वीं शताब्दी वह काल था जब अस्थायी परंपराओं का पतन हो रहा था। इतिहास में मुग़ल साम्राज्य कभी भी इतना असुरक्षित नहीं प्रतीत हो रहा था। उसके किलों को अफगान लुटेरों, मराठा साहसिक और अन्य योद्धा किसानों लगातार आक्रमण का सामना करना पड़ा। सैन्य अधिकारी तंत्र जो साम्राज्य का गर्व और मुख्य आधार थे, कुछ भी करने में अपने को अक्षम पा रहे थे। आर्थिक व्यवस्थाएं टूट चुकी थी, जिसके परिणाम कुलीन और भद्र तथा उनसे आश्रितों के जीवन स्तर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा था। तो अब 18वीं शताब्दी में चूँकि 1707 में मुग़ल साम्राज्य की मृत्यु के बाद अब मुग़ल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे वह इतना योग्य नहीं थे कि वो और भी जो शासन के जैसे मराठा हो गए और आसपास के क्षेत्र या जो उनके ही अंदर के जो गुट बंदी कर रहे थे कि उनका सामना कर सके। अतः ये परिणाम यह हुआ कि मुग़ल ढांचा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और अंततः 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद तो अंग्रेज़ों का राजनीतिक अधिकार हो गया। तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने ज़रूर उठाया। तो पहले हम समझेंगे कि 18वीं शताब्दी में आखिर हुआ क्या था, उसमें क्या आखिर ऐसा क्या हुआ जिसका अंग्रेज़ों ने उसका फ़ायदा उठाया। कुछ क्या इसमें विवाद है, कुछ का मानना है कि यह पतन का काल था, तो कुछ लोग मानते थे कि नहीं यह पतन का काल नहीं था, जबकि इस समय बाहर विदेशों से धन के विदेशों से सोने चांदी की आयात हो रहे थे और व्यापार चरम स्तर पर था। जो कहा जाता है कि भारत का जीडीपी लगभग 25% विश्व के साझेदार करती थी। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जो अयोग्य शासक थे वो एक साथ शासन को नहीं चला पा रहे थे। तो उसी में कुछ विद्रोही राज्य हुए, कुछ उत्तराधिकारी राज्य हुए। जैसे उत्तराधिकारी राज्य में आप अवध देख लीजिए, अवध के बाद क्या कहते हैं बंगाल हो गया और फिर हैदराबाद हो गया। ये क्या है, उत्तराधिकारी राज्य थे जो अपने मतलब वो अलग हो गया। और विद्रोही राज्य तो पहले से ही जैसे मराठा, जाट, राजपूत और क्या कहते हैं आदि थे। तो और इसके और जो इससे जो मुग़ल साम्राज्य टच नहीं कर पाता था, जैसे त्रावणकर कोर हो गया, मैसूर हो गया, इधर साउथ में तो मुग़ल का है पहले से ही शासन नहीं था। तो क्या हुआ कि अब कुछ लोग अब देखो इसमें जैसे कि कहा जाता है कि आखिर 18वीं सदी की विशेषता क्या है। तो व्यापक कार्यत प्रक्रियाओं और विचारों के विषय से समझने के लिए निम्नलिखित विस्तृत ध्यान। पहला इसमें प्रथम मुग़ल समाज का विभाजन हुआ, क्षेत्रीय और इसे छोटी छोटी बट गया। मतलब इसका प्रमुख विशेषता यह था कि अब केंद्रीय प्रशासन से क्षेत्रीय प्रशासन या प्रांतीय प्रशासन हावी हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप विखंडन के कारण बहुत सारे परिवर्तन हुए। और इसमें परिवर्तन में क्या था कि राजनीतिक जैसे कुछ खास इसमें देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बक्सर के पश्चात राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लेने पर हुआ। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन यही हुआ कि जब क्षेत्रीय राज्य टूट गए, जो केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई, छोटे छोटे प्रांतों में विभक्त हो गई, तो इससे क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्हें मतलब वो पहले से ही कुछ स्किल बना लिए थे, शक्तिशाली तो कुछ हो ही गए थे। तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया कि छोटे छोटे राज्यों को, जो छोटे छोटे प्रांत थे, उन्होंने उत्तराधिकार के लिए आपस में लड़ा कर उसका साथ देकर खुद ही एक प्रकार से राजनीतिक अधिकार कर लिए थे। ठीक, अब इसमें आप पढ़ेंगे तो
पता चल जाएगा। और भी इसमें विवाद है कि इसमें पतन का काल था। अगर हम मुगल की शासन की तरफ देखें तो हाँ, यह पतन का काल था, लेकिन अगर हम क्षेत्रीय प्रांतों का देखें तो भी अच्छी सरकार दिए थे। जैसे बंगाल उस समय अच्छा व्यापार करते थे, सोने चांदी विदेशों से आ रहे थे और क्षेत्रीय परंपराएं विकसित हो रही थी, क्षेत्रीय स्थापत्य कला विकसित हो रही थी, मुगल का जो कला था वो भी विकसित हो रही थी। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि वो पतन का काल था। ठीक। तो और विवाद में तो यही है दोनों की, आखिर पतन का काल था कि उन्नति का काल था। तो अब देखो मुगल साम्राज्य, उसके पतन का 18वीं शताब्दी का प्रारंभ। मुगल साम्राज्य की अवनति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, जैसा कि पहले कहा गया कि नैतिक भ्रष्टाचार सिद्धांत, कमजोर शासक संप्रदाय नीति से गंभीरता लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अनुभाविक तौर पर खरी नहीं उतरती थी। तो इसमें कुछ खास बताने लायक अब ये देखिए हेडिंग कि मुगल साम्राज्य, उसका पतन और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ। अब मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिए हैं। तो पहला चैप्टर देख लीजिएगा। हालांकि पहला चैप्टर से क्वेश्चन कम ही बनने का चांस होता है, मैंने एग्ज़ाम दिया है तो इससे तो कम ही क्वेश्चन बनेगा, इसके लिए आप इस पर दबाव मत लीजिए। बस हाँ, एक बार रूपरेखा तैयार हो जाएगा तो आगे के समझने की दिक्कत हो। लेकिन बस यही आप ध्यान रखिए कि मुगल साम्राज्य का मतलब वो पतन कैसे हुआ, उसके क्षेत्रीय मतलब उसके विवाद क्या थे, विशेषता क्या थे। ठीक।